नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर और मैं हूं विनोद शर्मा। हमारा विशेष कार्यक्रम बातें मुलाकातें। इस कार्यक्रम में हम देश के जाने माने साहित्यकार, लेखक, कवि, सांस्कृतिक रूप से हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कलाकारों को प्रोत्साहित करते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने हास्य कवि बाबा कानपुरी जी। मैं कानपुरी जी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। नमस्कार बाबा। नमस्कार विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इससे पहले कि मैं आपसे चर्चा शुरू करूं, अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि बाबा कानपुरी देश के जाने माने हास्य कवि और साहित्यकार हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली के ग्राम झूलपुर में हुआ और आपने 1981 से पुस्तकें लिखनी शुरू की। पहली पुस्तक बाबा कवि बर्राए काव्य संग्रह के रूप में प्रकाशित हुई। उसके बाद 1992 में पीछे से खुली खिड़की काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। 1994 में चौके छक्के हास्य काव्य संग्रह शुरू किया, वो प्रकाशित हुआ। उसके बाद आपके ऊपर एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ 1997 में, बाबा कानपुरी व्यक्तित्व एवं कृतित्व अभिनंदन ग्रंथ। उसके बाद 2002 में एक गजल संग्रह छप्पर बोलता है प्रकाशित हुआ और 2011 में श्री दिव्य योग रामायण प्रबंध काव्य आध्यात्मिक ग्रंथ। इसके साथ साथ उन्होंने 2 दर्जन से अधिक काव्य ग्रंथों को साझा प्रकाशित किया है और हमारे नोएडा में संस्कृति की फसल पैदा करने वाले सशक्त हस्ताक्षर हैं। बाबा आपका अभिनंदन। और इससे पहले मैं आपको ये जानना चाहता हूं कि काव्य की ये विधा आपको बचपन में कैसे आई? पहली बार आपने कविता कब लिखी? क्या आपको याद है आज वो कविता जो आपने पहली बार लिखी? और कौन ऐसा गुरु है आपका जिसको आप साहित्य के क्षेत्र में और कविता के क्षेत्र में अपना प्रथम गुरु मानते हैं? जी बाबा। धन्यवाद विनोद जी, आपने बहुत अच्छा प्रसंग शुरू किया है। जी। बचपन की यादें ताजा हो रही हैं, क्योंकि मैं जब प्राइमरी का विद्यार्थी था जी। और तीसरी चौथी में पढ़ता था, तभी से मुझे कुछ प्रेरणा मिली और मैंने कविता का सृजन शुरू कर दिया। और उसका कारण ये था कि मुझे बचपन से ही कविता पाठ का बहुत शौक था और अच्छा। मैं अंत्याक्षरी जैसे कार्यक्रमों में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेता था। और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं दूसरे की रचनाएं अंत्याक्षरी में सुनाता रहता हूँ। क्या मैं खुद ऐसी रचनाएं नहीं कर सकता? मन में कुछ ऐसे विचार आए और वहीं से मेरा लेखन शुरू हो गया। सबसे पहली जो मेरी कविता थी वो याद तो नहीं, उसकी 2 पंक्तियां याद हैं जी। एक बार मैं जब चौथी में था और मेरे बड़े भाई साहब 7वीं में पढ़ रहे थे, तो उसमें एक स्वामी विवेकानंद का पाठ था। एक दिन मैं अपने बड़े भाई साहब की वो हिंदी की किताब 7वीं की खोल के वैसे ही देख रहा था, तो उसमें स्वामी विवेकानंद जी का चित्र आ गया सामने। अच्छा। और वहीं से कुछ पंक्तियां फूट पड़ी कविता की कि स्वामी विवेकानंद तुम हो विवेकानंद और सचमुच तुम्ही को मिला जग में विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद तुम हो विवेकानंद। अब उस समय मैं शायद इस कविता का सही मतलब भी नहीं समझ रहा था और जो मैंने तुकबंदी की थी। लेकिन बाद में जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, हाई स्कूल में आया,
और मैंने समझने की कोशिश की, तब तक कुछ अलंकारों का, रस का, समासों का ज्ञान हो गया था। तब मुझे लगा कि ये कंप्लीट छंद है, जिसे मुक्तक कहते हैं। ये मुक्तक के रूप में पूर्ण कविता अपने आप में है। और वहीं से मेरा सृजन शुरू हो गया। तो मैं जब तक लिखता रहता था और अपने सहपाठियों को सुनाया करता था कविता। तो ये जो आपका नाम तो असली संतोष कुमार शर्मा है, तो बाबा कानपुरी जी नाम कैसे पड़ा? क्योंकि आप तो रायबरेली के रहने वाले हैं, कानपुर का तो आपसे दूर दूर तक संबंध नहीं है। जी जी। हाँ, इसकी एक बड़ी अद्भुत सी कहानी है। हाँ इंटरमीडिएट तक हमारी जो पढ़ाई है वो गांव से ही हुई थी। हाँ और 12वीं पास करने के बाद फिर मैं कानपुर आ गया और वहीं से मैंने ग्रेजुएशन शुरू किया था। अच्छा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, ये सब मैंने कानपुर से ही किया था। तो जब मैं लिखता रहता था तब तक मेरी कोई पहचान नहीं थी और मैं सभी विधाओं में अपना लिखता रहता था। कभी छंद, कभी गीत, कभी कुंडलिया, कभी घनाक्षरी, ये सभी छंदों में मैं अलग अलग लिखता रहता था। लेकिन तब तक मेरी कोई पहचान नहीं थी। अनायास एक बार राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर लगा बिठूर में। अच्छा बिठूर कानपुर से 18 किलोमीटर दूर है और बड़ा ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। जी क्योंकि ऐसा मानते हैं कि बिठूर में ही वाल्मीकि जी का आश्रम है और वहीं पर सीता जी रही हैं वनवास के समय, जब उनका परित्याग कर दिया गया। जी और बिठूर वो जगह है जहां पर हमारे स्वतंत्रता सेनानी नाना राव पेशवा का क्षेत्र है। वो नाना राव पेशवा वहीं रहते थे। रानी लक्ष्मीबाई वहीं पैदा हुई थी और उनका बचपन का जीवन वहीं बीता था, बिठूर में। जी जी। तो ये बिठूर धार्मिक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जब मैं एमए प्रीवियस बीए फाइनल कर रहा था तब वहां पर राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर लगा और नाना राव पेशवा का जो स्मारक है उसका जीर्णोद्धार करने के लिए वो शिविर लगाया गया था। उसमें करीब 100 विद्यार्थी थे, जिसमें 25-30 लड़कियां थी, बाकी लड़के थे। नाना राव पेशवा का जो स्मारक है वो करीब 52 एकड़ जमीन में बना हुआ और उसमें कटीले पेड़, बेरी के और ये जो कीकर बबूल है, इनके पेड़ बहुत थे। घना जंगल जैसा था। हम लोगों ने उस शिविर के अंतर्गत उन सारे वृक्षों को काटा था। अच्छा। और वहीं पर और जो स्मारक था, लड़कियों ने उसकी व्हाइट वॉशिंग पुताई की थी। ये 1 हफ्ते चला था और उस शिविर के समापन पर एक युवा कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अच्छा। जिसमें कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध जो महाविद्यालय थे उनमें जो छात्र कवि थे वो उसमें आमंत्रित किए गए। अच्छा। और मैं तो अपने कॉलेज से ही शिविर लगा था तो मैं तो वहां था ही, तो मैंने भी उसमें भाग लिया और बाकी कानपुर के तमाम कॉलेज हैं उनसे भी छात्र कवि जो थे वो आमंत्रित किए गए। और उसमें मुख्य अतिथि थे डॉक्टर कैलाश नाथ कौल, जो कि इंदिरा गांधी के मामा थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सगे साले थे। वो उसमें मुख्य अतिथि थे। और वो जब आए वहां कार्य निरीक्षण कर रहे थे तभी कुछ घटनाक्रम ऐसा बना कि मैंने उस पर एक व्यंग रचना लिख डाली। अच्छा। और उसका कारण क्या था कि जब कौल साहब कार्य का निरीक्षण कर रहे थे तो उनको लड़कियों ने घेर लिया। अच्छा। और कहा कि सर हमने बड़ी मेहनत की है। कौल साहब बोले जो लोग मेहनत करते हैं उनके हाथ में छाले पड़ जाते हैं, जरा आप अपने हाथ। हाँ।
हाँ तो हाँ, आपका आवाज डिस्टर्ब हो गई है, इसको दबाइए। फिर दबाओ, फिर दबाओ। हाँ, अब ठीक है। हाँ हाँ हाँ, आवाज आपकी धीमी हो गई है। आ तो रही है, बोलिए। धीमी हो गई। हाँ हाँ, वो एक बोलिए। फोन आ गया था, उसी को काट दिया तो हाँ हाँ, उसका बोलिए असर बोलिए। पड़ गया इस हाँ, आवाज कोई में। नहीं। जी। तो वो कोमल कोमल हाथ दिखा रही थी। अब दरअसल लड़कियों ने मेहनत तो की थी, लेकिन उनका काम ऐसा नहीं था कि हम्म जिसमें छाले पड़े वो ब्रश से व्हाइट हम्म वॉशिंग कर रही थी, उसमें ऐसा कोई काम हम्म। नहीं था। हाँ। छाले हम लोगों के हाथ में पड़े थे, क्योंकि हम्म हम लोग कुल्हाड़ी से हम्म। कीकर के बबूल के पेड़ काटे थे और जी। फावड़े से वहां की ऊंची नीची मिट्टी को बराबर किया था। हम्म तो हम लोगों के हाथ में छाले पड़े थे। जो पुराने हम्म छाले थे सूख कर काले पड़ गए थे, हम्म। और जो नए छाले पड़े थे वो सब चमक रहे थे। हाँ तो जब वो कौल साहब लड़कियों का हाथ देख रहे थे, तभी मेरे मन में कुछ विचार आए और हाँ। एक छंद के माध्यम से वो हम्म। कविता बन गई। अच्छा। और जब शाम को कवि सम्मेलन शुरू हुआ, मेरा हाँ। अवसर आया, तो मैंने उसी कविता से कविता पाठ का शुभारंभ किया। अच्छा। और उससे कौल साहब इतने प्रभावित हुए हाँ। कि उन्होंने कहा कि काका हाथरसी हमारे देश के बहुत बड़े हास्य कवि हैं। हम्म। मेरी शुभकामना है कि ये बालक आगे चल के काका से भी बड़ा हास्य कवि बने, हाँ और इसको लोग काका के बजाय बाबा के नाम से जाने। हाँ। तो मैं इसे शुभकामना देता हूं कि इसको लोग आगे चल के काका के बजाय बाबा के नाम से जानेंगे। हम्म। अब वहीं से मेरा वो नाम पड़ गया, और सब हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट थे वो सब हाँ। मुझे बाबा कह के पुकारने लगे। हम्म कुछ दिन बाद जब सबको पता चल गया कि मैं कवि हूँ और बाबा के नाम से हम्म पुकारते थे, तो कुछ लोगों ने कानपुरी शब्द साथ में जोड़ दिया। कहने हम्म लगे आप बाबा कानपुरी हैं। तो हम्म वही मेरी बाबा कानपुरी की पहचान बन गई, जो आज तक बनी हुई है। हम्म। तो और आपने वो पहली छंद किताब मैं आप लिखी थी। सबको सुना देता हूँ, जो मैंने हाँ कौल हाँ। साहब को उस समय सुनाया था। जी 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 जी, सुनाइए। अब वो छंद है छालों पर। देखिए हाँ कि जो पुराने छाले होते हैं वो सूख जाते हैं तो काले पड़ जाते हैं, हाँ लेकिन नए छाले जो है मोती की तरह झलकते हैं। हाँ। तो मैंने लिखा कि हम्म झलका झलकहीं जुगुल कर, हम्म कंज कोस जिम्योस, हम्म और अंतर अनल प्रचंड पर, हम्म। बाहर से खामोश। ओहो। और अच्छा। बाहर से खामोश, हम्म दिल में क्या दिल ही जाने। अरे हम्म। हाँ, फिर आवाज आपकी, हाँ, ये बंद हो गई। तो हाँ, बाबा आवाज कम हो गई है आपकी। आवाज कम हो गई है। आवाज थोड़ी देखो, आवाज फिर ऐसी। ये नहीं नहीं नहीं, आप फिर वो बंद कर दिया आपने। हाँ, अब ठीक है। हेलो, हाँ हाँ, अब आ आ रही है। रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये एक इनकमिंग कॉल बार बार आ रही है, और उसको जब भी उसको वो कॉल उसको आती है डिलीट कर दो, उसको कम कर दो। मैं काट देता हूँ, लेकिन वो आवाज पे प्रभाव प्रभाव पड़ हाँ, जाता वो है उसका। करती है, करती है। हाँ। हाँ, तो ये तो कविता थी जो मैंने उस समय लिखी हाँ थी, हाँ और हाँ। मंच से मैंने वो संदर्भ देते हुए सुना दिया, और उसका दुष्परिणाम हुआ कि हम्म 20 साल की उम्र में ही मुझे जो है बाबा की उपाधि मिली, और इसी नाम से मैं चर्चित हम्म। हो गया। अच्छा, आपकी इस साहित्यिक यात्रा में बहुत सारे ऐसे कवि मिले होंगे जो देश के दिग्गज कवि हैं, और उन कवियों के जो संस्मरण है, कोई ऐसी भेंट जो आज तक आपको याद है, कोई दिग्गज कवि जो मिले और उनके साथ आप बैठे हैं, उनकी कोई ऐसी बात अभी याद है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे? क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, आपको इस साहित्यिक यात्रा में कई बड़े दिग्गज कवि मिले होंगे, शायर जी। मिले होंगे। उनमें से किसी कवि और शायर हाँ का हाँ। साथ मिलने का कोई संस्मरण जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें।
दरअसल जब तक मैं कानपुर में रहा, कानपुर के जितने भी वरिष्ठ कवि थे उनसे मेरा संपर्क हुआ। विद्यार्थी जीवन में ही वहाँ के जितने वरिष्ठ कवि थे, कानपुर के डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी थे, अलकेश जी थे, डॉक्टर अवधेश अवस्थी थे, डॉक्टर श्याम नारायण पांडे, इन सब लोगों का सानिध्य मुझे कानपुर में ही मिला। डॉक्टर राधेश्याम बंधु का, डॉक्टर राधेश्याम बंधु उस समय वहाँ टेलीफोन विभाग में सेवारत थे और कविता करते थे। मैं विद्यार्थी था। तो इन सबसे धर्मपाल अवस्थी, मगन अवस्थी जैसे बड़े वरिष्ठ कवि कानपुर के थे। अभिराम शर्मा जी थे, जिन्होंने विजया विलास एक महाकाव्य लिखा, जैसे हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला लिखा है, उसी आपकी आवाज फिर डिस्टर्ब हो गई है। आवाज आपकी फिर डिस्टर्ब हो गई है। हाँ हाँ। जब मैं कानपुर से यहाँ नौकरी में नोएडा आ गया जी, तो यहाँ की जब साहित्य सेवा मेरी शुरू हुई तो मैं बाहर भी दूर दूर कवि सम्मेलनों में जाने लगा। और आपको तो पता है, आप तो काफी हमारे नजदीक रहे हैं। ढाका सम्मेलन में देश के जितने ही भी वरिष्ठ कवि थे उस समय के मंच के, सारे कवि नोएडा भी हम बुलाते रहे हैं। और आपने भी उन सबको सुना, हमने भी सुना। और वो सब कवि मुझे बाहर भी कहीं न कहीं मंचों पर मिलते रहे। उसमें गोपाल दास नीरज जी, गोपाल प्रसाद व्यास जी, अल्लड़ बीकानेरी, हुल्लड़ मुरादाबादी, ओम प्रकाश आदित्य, सुरेंद्र शर्मा, अशोक चक्रधर, डॉक्टर कुंवर बेचैन, मतलब जितने भी देश के बहुत उस समय के प्रतिष्ठित कवि थे, उन सब से ही मेरा कहीं न कहीं मंचों पर संपर्क बना रहा और उनका सानिध्य में मिला। तो अब हमारे दर्शकों को अपनी एक कविता सुनाइए, क्योंकि आपने हास्य व्यंग पे बहुत कुछ लिखा है। और मुझे याद आ रहा है कि आपकी 2 लाइन तो मुझे भी याद है कि थाने जाते व्यक्ति से मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, और वह बोला खाली जेब। मैंने बोला कमाल है, आप भी थाने जा रहे हो, वो भी खाली जेब। तो एक व्यंग था कि थाने में क्या स्थिति होती है। तो ऐसी कोई ऐसी रचना आप हमें सुनाइए हमारे दर्शकों को। जी, वो व्यंग आपकी फिर आवाज बड़ा डिस्टर्ब हुई। रोचक व्यंग है उसमें कि थाने जाते हुए व्यक्ति से मैंने पूछा क्या हुआ। थाने जाते हुए व्यक्ति से मैंने पूछा क्या हुआ, बोला जेब कट गई। मैंने कहा कमाल है, आप थाने जा रहे हैं वो भी खाली जेब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कविता है वो। तो अभी हमारे दर्शक बताइए। जी जी। मैं व्यंगकार हूँ, मैं दूसरे पर व्यंग करता हूँ, मैंने अपने ऊपर भी व्यंग किया है। मैंने अपना परिचय जो दिया 4 पंक्ति में सुनाता हूँ आपको। जी जी। कि बाबा हूँ, सबको उपदेश दिया करता हूँ, गलत सही का भी संदेश किया करता हूँ, और लगा के आग जोर जोर से चिल्लाता हूँ, और सभी के साथ हाथ सेक लिया करता हूँ। सभी के साथ हाथ सेक लिया करता हूँ। और बाबा की पहचान दाढ़ी से है, और दाढ़ी में बहुत खूबियां होती हैं। दाढ़ी लंबी भी हो सकती, छोटी भी हो सकती, लेकिन इसमें खूबियां बहुत हैं। तो दाढ़ी रखने वाले भी हमारे देश में बहुत हैं। तो देखे, दाढ़ी पर एक छंद सुनाता हूँ कि दाढ़ी में गुण बहुत हैं, रखिए इसे बढ़ाए, और कैसी भी हो हड़बड़ी आड़े कभी ना आए। और आड़े कभी ना आए, बड़ों सा मान दिलाती, अटके लटके उलझे कार्यों को सुलझाती। और बाबा कवि बर्राए दूध में जैसे साड़ी, अरे बड़े काम की चीज बढ़ा कर रखिए दा। वाह
बड़े वाह वाह। काम की चीज बढ़ा कर रखी है दाढ़ी। हाँ। तो इस तरह से जो है, और मैं आपको दो छंद सुनाना चाहता हूँ। जी जी जी। दरअसल क्या है कि मेर जो हमारी साहित्यिक संस्था है, आप उससे हाँ। अच्छी तरह परिचित है, स्नेही मंडल। जी जी जी। स्नेही मंडल की स्थापना हुई थी हाँ। स्नेही जी के नाम पर। जी जी। पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही राष्ट्रीय धारा के महाकवि थे, हाँ। और उन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा काम किया था। उनको तो पूरे देश में उनका बड़ा नाम था। जी। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इन पंक्तियों के रचयिता थे पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, और उन्होंने पूरे देश में कविता के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना पैदा करने का काम किया था। हाँ। उन्हीं के नाम पर हमने स्नेही मंडल की स्थापना की नोएडा में। जी। डिस्टर्ब फिर फोन, आपकी आवाज डिस्टर्ब है। हाँ। फिर आवाज में डिस्टर्बेंस हाँ आ रहा? अब ठीक है, अब ठीक है। अब आ रहा है? हाँ अब ठीक है। अच्छा। तो स्नेही जी की एक बड़ी खूबी ये थी हाँ। कि वो साहित्यकारों पर भी बहुत लिखते थे। जो हमारे देश के वरिष्ठ साहित्यकार थे, उन हाँ। पर भी वो लिखा करते थे। और उनका कहना था, जो साहित्यकार सबका आईना दिखाते हैं, सब पर लिखते हैं, हमें उन पर भी कभी कभी लिखना चाहिए। हाँ। उस परंपरा को हमने भी आगे बढ़ाया, और हाँ। अब तक 50 कवियों पर मैंने कविता लिखी है, उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर। हाँ। तो पंडित गोपाल प्रसाद व्यास जी, जो कि दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन के महामंत्री थे, और बहुत बड़े हास्य कवि और बहुत बड़े पत्रकार थे। हाँ। हाँ। गोपाल प्रसाद व्यास जी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान जो अखबार है उसमें सेवारत रहे। हाँ। हाँ। और उनके दो कॉलम छपते थे। एक कॉलम था यत्र सत तत्र सर्वत्र, हाँ। हाँ। और एक कॉलम था नारद जी खबर लाएं। हाँ। हाँ। ये दो कॉलम उनके नियमित अखबार में छपते थे। बहुत अच्छे व्यंग्यकार थे, और साहित्यिक दृष्टि से भी बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे पत्रकार भी थे, हिंदुस्तान जी जी। अखबार में काम करते थे। हाँ। तो मैंने गोपाल प्रसाद व्यास जी का चित्रण किया है दो छंदों के माध्यम से। हाँ। हाँ बताइए। वो छंद आप सुने हाँ। और देखें कि व्यास जी के व्यक्तित्व को मैंने किस तरह समेटने की कोशिश कि वाणी पुत्र वाणी का वर्ण हाँ बंद हो गया आवाज, आवाज बंद हो गई। लगा रहे, और, हाँ। और, और तम तुम सघन फिरंगी सभ्यता काजी से कूद काली दह में है नाग सा नचा रहे। कि विमल विचार जाने माने पत्रकार चित्रकार चित्र देखो। आवाज फिर। हाँ आपकी आवाज दोबारा से बोलिए, आवाज फिर गड़बड़ है। आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी बाबा। हाँ। हाँ। अच्छा, आप बताइएगा। हाँ अब फिर से शुरू करो गोविंद जी की। हाँ, अब वो छंद सुने।
हाँ कि वाणी पुत्र वाणी का वर्ण जिसने है किया, साधना की हिंदी के अलख जगा रहे। और तम तोम सघन फिरंगी सभ्यता का जिसे कूद काली दह में है नाग सा नचा रहे। विमल विचार जाने माने पत्रकार, चित्रकार चित्र देखो नित नूतन बना रहे। और नाम से गोपाल तेज नारद सी चाल, पत्र जैसे यत्र तत्र सर्वत्र दिखला रहे। नाम से गोपाल तेज नारद सी चाल, पत्र जैसे यत्र तत्र सर्वत्र दिखला रहे। और चूंकि वो हास्य कवि थे तो मैंने उसको भी चित्रित करने का प्रयास किया है कि हंसी का खजाना जिसे मानता जमाना, व्यंग मोहक विनोद भरी मदिरा पिलाते हैं। हंसी का खजाना जिसे मानता जमाना, व्यंग मोहक विनोद भरे मदिरा पिलाते हैं। और इतने उदार देते लेकर उधार, प्यार इतना गधे को सुकुमार बतलाते हैं। तो उनकी एक कविता है, ओ मेरे सुकुमार गधे। तो मैंने उसको इसमें इस तरह से प्रयोग किया है कि इतने उधार देते लेकर उधार, प्यार इतना गधे को सुकुमार बतलाते हैं। तो कहीं पे ठहाका लगे कहीं पे धमाका, वही करके पहेली खुद पहेली बुझाते हैं। और रंगीले स्वभाव के रसीले ऐसे व्यास जी हैं, रस भरी साली को इमरती बताते हैं। रस भरी साली को इमरती बताते हैं। व्यास जी की एक कविता साली पर भी है। अब हमारा समय बाबा अब हमारा समय समाप्त हो रहा है और आज की चर्चा हमारी यही तक। और आपने बहुत सुंदर तरीके से अपने पूरा काव्य उसको रखा है, किस तरह की रचना आप लिखते हैं, किस तरह के आपके बारे में लोगों को जानने का मौका मिलेगा। और आपने नोएडा के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आपने हमें समय दिया इस कार्यक्रम के लिए और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने और अगली कड़ी में बातें मुलाकातों में फिर किसी शख्स के साथ बातचीत होगी। और अगर आपने इस कार्यक्रम को देखने के साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें और ऐसे ही व्यक्तित्व से आप मिलते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा आपका खास तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने हमें याद किया इस कार्यक्रम में जी। और आज व्यवधान आय को शुरू होने में भी थोड़ा सा समय लगा और इनकमिंग कॉलों ने भी